हमारे साथ नाजिम खान भी स्टूडियो में है। वो ईरान को अपना भाई सब कुछ क्या क्या कह रहे थे आप? दो चार शब्द जो आपने बोले थे एक बार फिर से बोल दीजिए जरा नाजिम जी। देखिए मैंने कहा कि शिया सुन्नी नहीं वो छोड़िए, आप ईरान के लिए क्या, अरे उसको छोड़िए ना, ईरान को आपने क्या क्या बोला था पहले वो तो बता दीजिए। क्या बोला था आपने? हमारा भाई, और क्या कहा था आपने? हाँ, भारत का रिश्ते ईरान से अच्छे हैं, हमारा जिगर का टुकड़ा ईरान से अच्छे तो हमारा भाई है। हो गया हो गया, अरे हो गया भाई, सुन लीजिए। अब वहीं से मैं सवाल पूछ लेता हूं इनसे, फैज खान साहब से। लेकिन फैज खान साहब, जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जारी था तो ईरान का स्टैंड क्या था, जिसे हम अपना भाई बता रहे हैं नाजिम साहब? ईरान का स्टैंड देखिए, ये तो एक तो भाई मानते नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ नाजिम खान सबसे पहले किसी शिया आलिम के पीछे नमाज पढ़ ले तो मैं मान लूंगा कि ये ईरान को भाई मानते हैं। और भारतीय दृष्टिकोण से समझे कि जब पाकिस्तान ने हमारे 28 लोगों को मारा और हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उस समय ईरान का रुख क्या था? पाकिस्तान के पक्ष में था। पाकिस्तान के पक्ष में इजराइल का रुख क्या था? भारत के पक्ष में था। तो एक बात तो हिंदी में आपको समझ लेना चाहिए कि भारत का हित, भारत ईरान पे बात हो रही है, आप डाइवर्ट मत करिए, ईरान की बात हो रही है। अरे ईरान के प्रति हमदर्दी को लेकर मैंने सवाल पूछा भाई, बोलने दीजिए फैज खान को। फैज खान, मैं ईरानी या इजरायली नहीं हूं, मैं भारतीय हूं और जो भारत के साथ खड़े रहेगा मैं उसके साथ हूं। मैं इस युद्ध के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन बार बार जब ये कहा जाता है ना जी ईरान में चार बहार हमारा पोर्ट है और वो पेट्रोल देता है, तो साहब उसका पेट्रोल कोई खरीदता भी नहीं है, बात रखिए, भारत ही खरीदता है। और चार बहार में हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके विकास के लिए। हर कोई चाहता है कि लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें, तो भारत ने इन्वेस्टमेंट करके ईरान की उन्नति में योगदान दिया है। ईरान फिर भी उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के समय में इन्होंने पाकिस्तान का पक्ष लिया, तुर्की ने पाकिस्तान का पक्ष लिया, अजरबैजान ने पाकिस्तान का पक्ष लिया, और तुर्की तो फिर से वो खलीफा बनना चाहता है। फैज साहब, बार बार आप पाकिस्तान की बात करें। भारत का मुसलमान भारत के साथ खड़ा था, पाकिस्तान को घुटने पे टिकाने के लिए हमारी अपनी बहन सोफिया कुरैशी और व्योमिका के सिंह ने किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठनों को नस्ते नाबूद कर दिया था। और रही बात ये, जब बार बार आप कह रहे हैं फैज साहब, सुन लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर भारत एक इकलौता ऐसा देश है जो चाहता कि पूरी दुनिया के अंदर अमन और सुकून बना रहे। लेकिन इजराइल क्या चाहता था? इजराइल एक तानाशाह स्टेट है, वो चाहता कि पूरी दुनिया के अंदर वो हुक्मरान बने, वो नफरत फैलाए, वो कत्ल करे इंसानियत का। लेकिन आप लोगों के पेट में दर्द हो जाता है जैसे हम इजराइल का नाम लेते हैं, आपके पेटों में दर्द चालू हो जाता है। भाई इंसानियत का कत्ल करने वाला अमेरिका का एयरबेस है, अमेरिका की सेना है, ओआईसी के देशों में वो क्या शांति समझौता करवाएंगे? कोई शांति समझौता नहीं करवा सकते, केवल भारत ही स्टैंड ले सकता है। साहब एक बात बता दूं, मैंने पढ़ा है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आपने वो कलमा नहीं पढ़ा तो बता दीजिए। भाई मैं तो नमाज देखिए अपने सिया भाई के साथ भी पढ़ूंगा, आपके साथ भी पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सिया सुन्नी में अलग अलग अंतर है, बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। देखो दोनों का अल्लाह है। ठीक है, हो गया। फैज खान को बोलने दीजिए, शमून कासमी के पास। अरे यार तुम शिया आलिम के पीछे नमाज पढ़ो, चैनल में चिल्लाने से कुछ नहीं होता। शिया आलिम के पीछे नमाज पढ़ो, क्या दिक्कत है? बेवकूफाना बात करते हो तुम, झूठ बोलते हो यहाँ पर बैठकर। ये शियाओं की मस्जिद में आप बम फोड़ते हो, अहमदिया को अपना मानते नहीं हो, बरेलवियों को बोलते हो मूर्ति पूजक है, सारे डिफरेंसेस खुद पैदा करके रखे हुए हो। बड़े आगे ईरान का समर्थन करने वाले विषय पे वापस लौटते हैं। क्यों ये ठीक है, विषय पे वापस लौटते हैं। शमून कासमी साहब, शमून कासमी आपसे मेरा सवाल है, आपको लग रहा है वाकई में ओआईसी से कोई हल निकलता हुआ दिख रहा है? कोई रास्ता यहां से निकलेगा, समाधान निकलेगा? या जो मैंने पहले सवाल पूछा था जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल पाया, ये एक सफेद हाथी है सिर्फ? नहीं अखिलेश आनंद जी, आपको मालूम है कि 11 साल पहले जब योग दिवस आया था तो उस वक्त भी इन लोगों ने चिल्लाया था। आज योग जो है वो सबको फायदा पहुंचा रहा है। और मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि ओआईसी अगर ये अपने आप को अच्छा इंसान बना लेते और इनके अंदर जो है जज्बा होता तो आज तो ये जंग की नौबत ही नहीं आती। आज दुनिया में जो कमजोर लोग हैं, कमजोरों की कहीं कोई पूछ नहीं होती है। इनके पास पैसा जरूर है मगर इनके पास ना दिल है ना दिमाग है, ये ऐश परस्ती के अंदर पड़े हुए। और भारत को देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने 11 साल आज उनकी सरकार को, उनके शासन के सुशासन के 11 साल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया से जुल्म का खात्मा कर सकता है, शोषण का खात्मा कर सकता है। मतलब ये सारे जो जुल्म सितम है जुनैद साहब, उसका खात्मा यहीं से होना है, अपने देश में होना है। अखिलेश जी एक बात पूरी कर दूं जरा। अखिलेश जी आपने देखा कि यूएन के अंदर किस तरह से उन लोगों ने चालाकी के साथ हमारी स्थायी सदस्यता को
जिस तरह से उन्होंने रोकने का प्रयास किया और हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने किस तरह साहस के साथ कहा कि अब ये नहीं चलेगा, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर ये संतुलन जब तक नहीं होगा तो ये भारत के मुसलमानों को और इन डिबेटरों को समझना होगा कि भारत की सरकार हमारी सरकार है। भारत की सरकार नहीं है, आपसे ज्यादा ठीक है, जुनैद जी को बोलने दीजिए, आप बोल चुके हैं साथी साहब, ठीक है। हम उस परिवार से आते हैं जिसने इस देश को आजाद कराया। मतलब बुद्ध की धरती से ही युद्ध रुकेगा, बुद्ध की धरती से ही युद्ध रुकेगा। जुनैद साहब को बोलने दीजिए, असादी साहब, ठीक है, जुनैद जी। हाँ, कांग्रेस ने 60 साल के अंदर जो है यही तो काम किया कांग्रेस। ठीक है, कासमी साहब सुन लीजिए, सर आपकी बात हो गई। हाँ जुनैद जी। बिल्कुल, मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं भारत को। भारत से बहुत सारी उम्मीदें की जा सकती हैं और मैं ये भी कह रहा हूं इसी वजह से कि जुल्म के खिलाफ इसमें कोई शक नहीं कि हर इंसान को अपना रोल अदा करना चाहिए और हमारी तो परंपरा रही है, हमें तो आगे बढ़ कर ये काम करना ही चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह रहा हूं, इससे पहले भी आती रही है कि जो नीति अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी थी, मोदी जी क्या उस नीति के लिए उन्हीं शब्दों के साथ खड़े हैं? ये वाकई सोचने की बात है। क्या आज भी वो उन्हीं कड़े शब्दों में कह रहे हैं कि इस्राएल ने कब्जा कर रखा है फलस्तीन की जमीन पर, उसे खाली कराया जाए? क्या इस मुद्दे पर वो बिल्कुल क्लियर हैं? ये बात अगर वाज़ेह हो, इसलिए कि जुल्म की बात है और जुल्म के खिलाफ बोलना चाहिए। और दूसरी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ईरान के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस वक्त हमला किसने किया, और सवाल यह है कि अमेरिका की दादागिरी पर कि उसको न्यूक्लियर पावर बनने का हक नहीं है, सिर्फ हम हैं जो सब कुछ कर सकते हैं और किसी को हम कुछ करने नहीं देंगे। आप ये बताइए, ये बहुत बड़ा जुल्म नहीं है? इजराइल ने इस वक्त जो अटैक कर रखा है, ये किसने किया था? इस पर यह सवाल यह है कि जिसने अटैक किया था उसे जालिम तो कहा जाए, लेकिन हमारी जबान जब इसको जालिम कहने में लड़खड़ाने लगती है तब सवाल पैदा होता है, क्या हम अपनी नीतियों से कहीं दूर हो रहे हैं क्या? अच्छा, परमाणु शक्ति साहब, एक बात मैं ऐड कर दूं आपकी बात में। ठीक है, आपको पूरा हक है, हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है और आप भी एक आजाद बाशिंदे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं आपकी बात में थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, आपकी बात को थोड़ा सुनिए। देखिए क्या है, हिंदुस्तान के ताल्लुकात सभी मुल्कों से बहुत अच्छे हैं। यूक्रेन में जब हमारे बच्चों को आना था, मेडिकल के बच्चों को, तो यूक्रेन ने भी मतलब रूस ने भी साथ दिया, यूक्रेन ने भी साथ दिया, ईरान ने भी साथ दिया। वही मैं कह रहा हूँ, ईरान से बच्चे आने थे हमारे मेडिकल के, ईरान ने भी साथ दिया। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात थी और सर्वे भवन्तु सुखिना की जो बात है, हिंदुस्तान आज उस पोजीशन में है। और बस हम मोदी जी से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आज आपका कद इतना बड़ा है कि कोई भी दुनिया का लीडर आपके आगे नहीं खड़ा हो सकता। आप आगे बढ़िए, ट्रंप को छोड़िए। अगर आपने लड़ाई रुकवा दी तो नोबेल प्राइज फॉर पीस आपका पक्का है। हालांकि आप इससे ऊपर हैं, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए आपको। जी न्यूज़।